गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे अपने इकोलॉजी में सक्सेशन की, और पिछली क्लास में हमने प्लांट सक्सेशन को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे अपने क्लाइमैक्स कंसेप्ट की, चरम परिकल्पना को देखेंगे कि किस प्रकार से चरम परिकल्पना हमें दिखाई देती है। तो चरम परिकल्पना या कंसेप्ट, जो क्लाइमैक्स का कंसेप्ट है, वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। आपने देखा था कि किसी भी प्रकार का जब अनुक्रमण होता है तो उस अनुक्रमण में एक अवस्था आती थी, चरम अवस्था। क्या आती थी? चरम अवस्था। और वह चरम अवस्था थी, वह अंतिम अवस्था के रूप में हम उसको देखते थे। तो चरम अवस्था पर जब हमने पढ़ा था तो चरम अवस्था वह अवस्था थी जिस पर क्या है, किसी भी पादप समुदाय अपनी संख्या को बढ़ाता है और वह स्थायित्व के रूप में वहाँ पर रहता है, और वह अपने क्या है, वहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ का फॉर्मेशंस करता है, अपने संख्या को वह धीरे धीरे बढ़ाता रहता है, और वहाँ पर किसी भी प्रकार से और भी कई जातियों का वहाँ पर और भी निर्वाह होता है, और वह भी अपनी वृद्धि करती रहती हैं। तो क्या है, हमने अनुक्रमण में चरम अवस्था को देखा था। तो उसी चरम अवस्था को या उसी क्लाइमैक्स को हम क्या है डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे कि इसको किस प्रकार से किसने दिया गया था। तो चरम अवस्था की बात करते हैं हम सबसे पहले कि चरम अवस्था क्या है। क्लाइमैक्स स्टेज क्या है हमारी, चरम अवस्था या क्लाइमैक्स स्टेज क्या है। तो क्लाइमैक्स स्टेज या चरम अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें कोई भी पादप समुदाय अपने वातावरण के साथ में सह संबंध स्थापित करता है। क्या बोल रहे हैं हम कि चरम अवस्था वह अवस्था है जिसमें कोई पादप समुदाय, जिसमें क्या है, कोई पादप समुदाय या प्लांट की जो कम्युनिटी है वह अपने वातावरण या पर्यावरण से, वह अपने वातावरण या पर्यावरण के साथ में सह संबंध, क्या सह संबंध स्थापित करती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमैक्स, सह संबंध या साम्य अवस्था, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, साम्य अवस्था स्थापित करती है। उस अवस्था को बोलते हैं हम चरम अवस्था, क्लाइमैक्स स्टेज। तो हमने क्या बोला है कि वह अवस्था जिसमें कोई पादप समुदाय अपने वातावरण या पर्यावरण के साथ सह संबंध या साम्य अवस्था को स्थापित करता है। तो आपने देखा था कि अनुक्रमण में जब कोई भी पादप जाति थी, पहले प्रोगामी जाति के रूप में वहाँ स्थापित होती थी, धीरे धीरे वह वृद्धि करती थी, वृद्धि होने के साथ साथ में उसमें पर्यावरण का कुछ प्रभाव भी डालते थे। वह अपनी प्रोगामी जातियों से पहले शाकीय पादप थे, शाकीय पादप से झाड़ीय पादपों में, झाड़ीय पादप में वृक्ष पादपों का एक बड़े पादपों का रूप लेते थे। तो वहाँ पर क्या है, पादपों का समुदाय बनता था, और पादप समुदाय अपने वातावरण के साथ में एक संबंध को भी स्थापित करते थे, क्योंकि अपने किस प्रकार के जलवायु में, किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में कौन से पादप विकसित होते हैं, तो वह पादपों में क्या है, एक अनुकूलन क्षमताओं के रूप में विकसित होता था। और यह अनुकूलन क्षमता क्या है, एक उसके पर्यावरण के साथ में स्थापित होती थी। जैसे हम बात करें, कोई भी अपना गर्म प्रदेश है, गर्म स्थान है, जैसे कि अपना रेगिस्तान है, तो वहाँ पर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें मरुद्भिद या जीरोफाइट्स जातियाँ विकसित होती है। तो उन जीरोफाइट्स जातियों में हम देखते हैं कि वह जातियाँ अपने वातावरण के साथ में एक संबंध स्थापित करती हैं, वातावरण से वह कुछ अपने अनुकूलन क्षमताओं को विकसित करते हैं, वह अपनी
कुछ ऐसे अनुकूलन क्षमताओं को रखेंगे जो कि उनको हानि कम पहुंचाएं। तो इस प्रकार से क्या है, अपने अलग अलग रूपों में हमें क्या है, व्यवस्था दिखाई देती है। तो क्लाइमेक्स स्टेज में क्या है, प्लांट कम्युनिटी या पादप समुदाय है अपने वातावरण के साथ क्या है, सह संबंध स्थापित करता है, एक इक्विलिब्रियम बना देता है। जैसे कि वातावरण में कोई भी परिवर्तन आएगा तो पादपों में भी परिवर्तन अनुकूलित हो जाएगा, या फिर वह परिवर्तन है अगर वह उसको सहन नहीं कर पाएगा तो वह उसके लिए प्रतिकूल लक्षणों के रूप में मिल जाता है। ठीक है, तो जो हमारा चरम अवस्था थी या क्लाइमेक्स कंसेप्ट है अपने अनुक्रमण में, वह किसके द्वारा दी गई थी, क्लीमेंट्स के द्वारा। तो चरम अवस्था को, क्लाइमेक्स को क्लीमेंट्स के द्वारा बताया गया था। क्लीमेंट्स एक साइंटिस्ट है, अपने अमेरिका के थे ये साइंटिस्ट। तो क्लीमेंट्स के द्वारा क्लाइमेक्स या चरम अवस्था को बताया गया। उन्होंने ही बताया था कि किस प्रकार से हमारा क्लाइमेक्स या चरम अवस्था स्थापित होती है। तो क्लीमेट्स ने चरम अवस्था को पर्यावरण के साथ में संबंधित किया था, और पर्यावरण में उन्होंने बताया था कि जलवायवीय परिवर्तनों के द्वारा यह होता है। जलवायवीय परिवर्तनों से यह संपन्न होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन होंगे तो वहाँ की चरम अवस्था हमें देखने को मिलती है। तो क्लीमेंट्स ने चरम अवस्था को समझाने के लिए उनमें 3 बातों को भी बताया था कि किसी भी पादप समुदाय में जब चरम अवस्था को प्राप्त हो जाता है, चरम अवस्था में पहुँच जाता है, तो वह मुख्यतः रूप में अपने 3 गुणों को प्रदर्शित करता है। तो चरम अवस्था अपने गुणों को प्रदर्शित करता है, और उन्होंने क्या है, ये गुण बताए थे 3। उन तीनों गुणों में कौन कौन से थे, हमारा पहला गुण था हमारा एकता का। कौन सा गुण था हमारा, एकता का, यूनिटी का। दूसरा गुण आता है हमारा स्थायित्व का। कौन सा है, स्थायित्व का, स्टेबिलिटी का। और तीसरा आता है हमारा अलग अलग जातियों के उद्भव का और फाइलोजेनेटिक स्पीसीज का। तो ओरिजिन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशंस का। तो पहला जो गुण है हमारा एकता का गुण, जिसको हम बोल रहे हैं यूनिटी का लक्षण। तो यूनिटी का जो लक्षण था, क्लीमेंट्स ने बताया कि जब पादप समुदाय में चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है तो यह पादप समुदाय अपने वातावरण के साथ में सह संबंध बनाता है और साथ साथ में एक साम्य अवस्था को प्रदर्शित करता है, जिससे कि क्या है, एक दूसरे के प्रति निर्भर रहते हैं और एक दूसरे में क्या है, यूनिटी, एकता को बढ़ा दिया जाता है। तो समुदाय में जितनी भी वनस्पतियाँ हमें उगने को मिलती हैं वह क्या है, एक जलीय क्षेत्रों में या जलवायुवीय क्षेत्रों में, पर्यावरण क्षेत्रों में साथ साथ में रहकर अपनी वृद्धि करती है। तो उनका जो पहला गुण था वो था हमारा एकता का गुण, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि पादप समुदाय अपने जलवायवीय परिवर्तनों को सहन करके एक साम्य अवस्था का निर्माण करती है। एक साम्य अवस्था निर्माण करती है और यही साम्य अवस्था जो होती है वह इनमें क्या है, एक यूनिटी को, एक एकता को बताता है। तो साम्य अवस्था का पादप समुदाय के साथ में एक जो जोड़ होता है, एक गठबंधन होता है, वह कहलाता है हमारा क्या, एकता का गुण। तो साम्य अवस्था और पादप समुदाय में ये हमें देखने को मिलता है। साम्य अवस्था या पादपों का जो वातावरण होगा वह जलवायवीय कारक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है,
जलवायु कारक। तो जलवायु कारक अगर बिगड़ेंगे तो पादप समुदाय का बैलेंस बिगड़ेगा, और पादप समुदाय में कुछ भी अलग अलग घटना होंगी तो वो वातावरण के अनुरूप होती है। तो दोनों क्या है, एक साथ साथ में रहते हैं, एक एकता के रूप में रहते हैं, एक यूनिटी बनाकर रहते हैं। तो पादपों में जो साम्य अवस्था, वो क्लाइमैक्स अवस्था है, उसका पहला गुण होता है हमारा एकता का गुण। दूसरा गुण आता है इसमें स्थिरता का गुण। कौन सा आता है? स्थिरता का, स्टेबिलिटी का गुण। और स्थिरता का गुण या स्टेबिलिटी का जो गुण होता है, इन पादपों में कैसे विकसित होता है कि जब पादप समुदाय अपने चरम अवस्था पर पहुंचती है तो वह अपने क्या है, स्थगित हो जाती है, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। वह अपने जितना वृद्धि करना था उसको वो कर चुकी होती है, और अपने क्या है, स्थायित्व अवस्था में, अपने पूर्ण अवस्था में वह पहुंच जाती है। तो वनस्पति का अन्य वनस्पतियों के समूह के साथ में क्या है, प्रतिस्पर्धा भी यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि पादप समुदाय में वह स्थिर पहुँच चुका है, अपने क्लाइमैक्स को पहुँच चुका है, अपनी चरम अवस्था को पहुँच चुका है, अपनी वृद्धि को कर रहा है। तो अब इस अवस्था में क्या है, अन्य वनस्पतियों के साथ में भी क्या है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन उसमें नहीं देखने को मिलती है। तो चरम स्थिरता में क्या लिखेंगे हम कि चरम अवस्था पर पादप अपने क्लाइमैक्स या अपने स्थायित्व, अपने क्लाइमैक्स या चरम अवस्था में प्राप्त होने के बाद में यह अपनी संख्या में वृद्धि करता है और किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देता है। तो पादप अपने चरम अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और उसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा का भी गुण कैसा हो जाता है, इसमें समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो किसी अन्य पादप जातियों से हमें यहाँ क्या है, प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन हमें नहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा गुण, कौन सा, स्थिरता का गुण। तीसरा गुण आता है, इसमें हम बात करेंगे उसमें उद्भव का या जातीय उद्भवन का, फाइलोजेनेटिक रिलेशंस का। तो उसको हम देखते हैं। तो तीसरा गुण आएगा हमारा ओरिजिन या उद्भव का, वह जाति वृत्तीय गुणों का। ठीक है, तो जातीय वृत्तीय संबंधों का यहाँ पर हमें फाइलोजेनेटिक रिलेशंस को यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो उद्भव या ओरिजिन या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि पादप क्या है, अपने समुदायों में विकसित होने लगते हैं, वे अपनी चरम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। चरम अवस्था को प्राप्त करने के बाद में वे अपनी तीव्र गति से बढ़ते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, अपने चारों तरफ से अपनी धीरे धीरे कॉलोनीज का फॉर्मेशंस करते हैं। इतना तो चरम अवस्था में हो जाता है। अर्थात पादप पहले क्या थे, प्रोगामी जाति के रूप में आए थे। उद्भव की हम बात करें तो एक प्रोगामी जातियों के रूप में एक छोटे पादप आते हैं। तो प्रोगामी जातियाँ धीरे धीरे विकसित होती हैं, अपने वह विकास को आगे की ओर अग्रसर करती है, और अग्रसर जब होता है विकास तो हमें क्या है, अलग अलग परिवर्तन भी उसमें देखने को मिलते हैं। तो उद्भव या ओरिजिन में पादप अपने भ्रूण अवस्था में परिवर्तन या वृद्धि करके अपनी संख्या को बढ़ाता है।
और अपनी संख्या को जब बढ़ाता है, अपने आकार को जब बढ़ाता है, तो उसमें हमें कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अपनी संख्या को, और संख्या में यहाँ पर होगा दूसरा आकार में भी परिवर्तन, ठीक है। तो संख्या व आकार में परिवर्तन कर लेता है, जिससे क्या है वह अपने चरम अवस्था को पहुंचता है, अपने विकास करता है। अब जब पादप समुदाय में अलग अलग चरम अवस्थाएं आती हैं, और यह सभी चरम अवस्थाएं अपने क्या है जलवायु कारकों पर निर्भर हैं, तो अपने क्या है जलवायु कारक भी यहाँ पर आएंगे। तो पादपों के द्वारा क्या है अलग अलग वातावरणों में अलग अलग जलवायु कारकों में जब चरम अवस्था या चरम समुदाय का निर्माण होगा, तो ये क्या है धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं, और अलग अलग अपने जातियों वाले पादपों का यहाँ निर्माण होगा। तो यहाँ पर क्या होगा जलवायु कारकों में चरम समुदाय बनेगा, और वो क्या होगा अलग अलग जातियों का होगा, क्योंकि वहाँ पर जलवायु परिवर्तन होंगे, जलवायु अवस्था में क्या है चेंजेस होती दिखाई देगी। तो अलग अलग जातियों का जब वहाँ पर निर्माण होगा, तो अलग अलग जातियों के निर्माण होने से हमें क्या है जातीय वृत्ति भी घटना देखने को मिलेगी। अब ये जातीय वृत्ति घटना क्या है अपने अलग अलग समुदाय में संपन्न होगी, और यह सभी समुदाय अपने क्या है एक ही पर्यावरण, एक ही जलवायु कारकों के नीचे अपना क्या करेंगे विकास करेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग पादप जातियों के द्वारा एक ही जलवायु कारकों में रहकर अपने एक दूसरे के साथ में क्या है संबंध स्थापित कर लिया जाएगा। अपना सह संबंध या रिलेशंस को ये बनाए रखेंगे, और एक साथ में एक दूसरे के प्रति क्या है प्रतिक्रियाएं करेंगे, एक दूसरे को ये लाभ पहुंचाएंगे, एक दूसरे के साथ में क्या है संबंध को स्थापित कर लेती हैं। तो ये तीसरा गुण हमारा जो उद्भव है जाति संबंध का होता है वह हमें देखने को मिलता है। तो क्लीमेंट्स ने अपने चरम अवस्थाओं में एकता, स्थिरता और उद्भव व जातीय वृत्तीय संबंधों को उन्होंने बताया था, और उन्होंने मुख्यतः तौर पर बताया था कि ये तीनों जो गुण होते हैं इस चरम अवस्था में मुख्यतः तौर पर जलवायु कारकों के द्वारा यह निर्भर होता है। उन्होंने जलवायु कारकों को अपने मुख्यतः गुणों के रूप में स्थापित किया था कि अगर जलवायु कारकों में कोई परिवर्तन होगा तो अपने पादप की चरम अवस्थाओं में भी परिवर्तन होने लगेगा। अगर अपने जलवायु कारकों में परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ पर अपनी वनस्पतियाँ धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं। अर्थात भौगोलिक परिवर्तनों को उन्होंने क्या है को बात बोली थी, भौगोलिक परिवर्तनों को उन्होंने मुख्य माना था, और भौगोलिक परिवर्तनों में भी जलवायु कारकों को उन्होंने मुख्य गुणों के रूप में स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार से क्या है चरम समुदाय को समझाने के लिए या चरम परिकल्पना या क्लाइमैक्स कंसेप्ट को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा क्या है अलग अलग थ्योरीज को, अलग अलग सिद्धांतों को दिया गया था। तो इनमें क्या है मुख्यतः 4 सिद्धांत आते हैं अपने, जिनमें कि अपना मोनोक्लाइमैक्स, पॉलीक्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स कम्युनिटीज़, अलग अलग प्रकार के इसमें गुण होते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन थ्योरी होती है, चरम समुदाय के संदेशात्मक सिद्धांत हमें दिखाई देते हैं। तो अलग अलग थ्योरीज को यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। तो अब हम बात करेंगे अपने चरम समुदाय के सिद्धांत की। चरम समुदाय या चरम समुदाय सिद्धांत की या चरम अवस्था के सिद्धांत। तो थ्योरीज को देखेंगे हम, और थ्योरीज में देखेंगे अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा, अलग अलग इकोलॉजिस्टों के द्वारा ये थ्योरीज दी गई हैं। तो इसमें सबसे पहली थ्योरी आती है अपनी कौन सी, एक चरम समुदाय सिद्धांत। एक चरम समुदाय सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी। क्या बोलेंगे इसको हम, मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी। ये क्लाइमैक्स कंसेप्ट है, ये एग्ज़ाम में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में आपको पूछा भी जाता है। तो मोनोक्लाइमैक्स जो थ्योरी है एकल चरम समुदाय, तो उसमें क्या होता है कि यह सबसे पहले हम बात करें किसके द्वारा दिया गया, तो यह अपने क्लीमेंट्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा,
क्लीमेंट्स के द्वारा इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। पहले तो ये जान लो, उसके बाद में हम बात करेंगे कि एकल चरम समुदाय है क्या। उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने बताया कि किसी भी जलवायु या भौगोलिक क्षेत्रों में सिर्फ एक चरम समुदाय ही विकसित होता है। क्या बोला कि एक ही जलवायवीय या भौगोलिक क्षेत्रों में, एक ही जलवायु या एक ही भौगोलिक क्षेत्रों में सिर्फ एक चरम समुदाय, और एक चरम समुदाय मतलब मोनोक्लाइमैक्स, विकसित होता है। ठीक है, तो क्लीमेंट्स ने क्या बोला कि एक ही जलवायु भी है या एक ही भौगोलिक क्षेत्रों में सिर्फ एक चरम समुदाय मोनोक्लाइमैक्स ही उत्पन्न होता है, अर्थात एक जलवायु भी में एक ही समुदाय आएगा और वह समुदाय उसके द्वारा क्या है, निर्भर होगा। तो इसको क्या है, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा और भी बताया गया था, लेकिन क्लीमेंट्स का जो अपना थ्योरीज थी वह क्या थी, एक चरम समुदाय पर थी और एक ही जलवायु भी कारकों पर थी। ठीक है, तो कई वैज्ञानिकों ने इस थ्योरीज को क्या गलत माना था, क्योंकि एक ही जलवायु या भौगोलिक क्षेत्रों में अपने कई पादप समुदाय विकसित होते हैं। ठीक है, और उनका क्या है, स्थायित्व आगे बढ़ता जाता है। तो जो अपने साइंटिस्ट थे काउल्स, कौन थे, काउल्स, तो काउल्स के द्वारा बताया गया कि अनुक्रमण में स्थिरता की धारणा को उन्होंने वास्तविक तौर पर संतुलित रूप में नहीं बताया, अर्थात उन्होंने बताया कि जो अपना चरम समुदाय अवस्था होती है उसमें स्थिरता का गुण नहीं होता है, वह अपने स्थिर नहीं रहती है, हमेशा आगे की ओर अग्रसर रहती है। क्या बताया उन्होंने कि चरम समुदाय हमेशा आगे की ओर ही स्थिर रहता है, ऐसा नहीं है कि पीछे की ओर अपना रिवर्स जाता है, आगे की ओर ही स्थिर रहता है, कभी भी अपना स्थिर अवस्थाओं में नहीं होगा, आगे की ओर अपना अग्रसर रहता है। तो काउल्स के द्वारा बताया गया कि चरम समुदाय आगे की ओर अग्रसर रहता है, आगे की ओर अग्रसर रहेगा। ठीक है, और आगे की ओर जब अग्रसर होगा तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा स्थायी नहीं होगा, स्थायी नहीं होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि केवल एक ही जलवायु कारक यहाँ पर प्रभाव नहीं डालते हैं, जलवायु कारकों के साथ साथ में अपना मृदा के कारक भी यहाँ पर प्रभाव डालते हैं। तो मृदा का प्रभाव अलग अलग कारकों का जो प्रभाव था वो कूपर के द्वारा उनको बताया गया था। कूपर अपने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि पादपों में जो प्रगामी और प्रतिगामी जातियाँ होती हैं, प्रगामी किसको बोलते हैं हम, प्रोग्रेसिव को जो आगे बढ़ेंगी, और प्रतिगामी रेट्रोग्रेसिव जो पीछे की ओर है, तो उनमें भी तो हमारा अनुक्रमण होता है, वह एक स्थायी नहीं होती है, उनमें केवल अनुक्रमण चलता रहता है। और यह सभी अनुक्रमण क्या है, एक जलवायु कारकों के द्वारा स्थिर न रहकर अपने मृदा के कारकों के द्वारा, अपने स्थलीय कारकों के द्वारा भी यह कैसे होते हैं, परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं। तो कूपर ने क्या है, प्रगामी और प्रतिगामी अनुक्रमण को बताया। प्रगामी वह प्रतिगामी प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव अनुक्रमण को समझाया गया। ठीक है, और उन्होंने बताया कि एक कारक नहीं है, इसमें अलग अलग कारक के द्वारा यह संपन्न होता है, अलग अलग कारकों के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, अलग अलग कारक हमारे यहाँ दिखाई देते हैं। उसके बाद में जो अपने कूपर साइंटिस्ट हैं उनका भी समर्थन टेंसले वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, और उन्होंने भी यही बताया जो हमारे जलवायु कारकों के साथ साथ में और भी अलग अलग कारक आते हैं जो कि चरम संकल्पना को, अपना चरम अवस्था को परिवर्तित करते रहते
है। ठीक है, तो चरम समुदाय या में हम देखते हैं कि एकल चरम समुदाय मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी थी, उसमें क्लेमेंट्स ने केवल एक ही जलवायु एक ही भौगोलिक क्षेत्रों में क्या है एक ही चरम समुदाय को बताया, और उन्होंने मुख्यतः जलवायु कारकों को लिया, जबकि जलवायु कारकों के अलावा हमें कुछ मृदा और स्थल के कारक भी हमें यहाँ प्रभाव डालते हैं। तो इसके बाद में हम बात करेंगे अपने क्या है पॉलीक्लाइमैक्स बहुचरम अवस्था को। ठीक है, तो पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी या बहुचरम अवस्था को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।